हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने स्कूल ऐप पर। तो चैप्टर नंबर 9 EMI कंटिन्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो देखो बच्चों, अभी तक हमने किसी छड़ की गति के कारण हमने इंड्यूस EMF निकाल लिया था। E इज इक्वल टू कितना आया था, BAF या हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। हमने किसी चकती के कारण, कोई चकती घूर्णन कर रही है, उसके कारण हमने प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना। E इज इक्वल टू हाफ B ओमेगा R स्क्वायर। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, BAF। कोई आयताकार कुंडली है, आयताकार कुंडली, उसकी घूर्णन गति के कारण हमने विद्युत वाहक बल निकाला, जो हमें मिला था प्रेरित विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू A0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी एप्लीकेशन पढ़े हैं वो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहे थे। समरूप चुंबकीय क्षेत्र, क्लियर? चाहे वो छड़ हो, चाहे चकती हो, चाहे आयताकार कुंडली हो, ये सब समरूप चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित थे, यानी वहां पर वो गति कर रहे थे। तो हमने उनके लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल की वैल्यू निकाली। आज का टॉपिक हमारा जो है वो एक आयताकार कुंडली से संबंधित है, लेकिन यहां चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, असमान है। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, असमान चुंबकीय क्षेत्र में, असमान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आयताकार लूप, असमान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आयताकार लूप की नियत वेग से किसी आयताकार लूप की नियत वेग से गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल, गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है आज का, असमान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आयताकार लूप के नियत वेग से गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्लियर है? ओके, तो अब यहां ध्यान रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, असमान है। तो असमान क्षेत्र में किस प्रकार वो गति करे कि उसमें क्या प्रेरित हो जाए, विद्युत वाहक बल। तो देखिए, सपोज करो मैंने एक आयताकार लूप की कल्पना करी। ये मान लो मेरा एक आयताकार लूप है, मान लो इसकी लंबाई जो है वो स्मॉल l है और इसकी चौड़ाई है वो क्या है, स्मॉल b है। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया P Q R S। तो ये कोई आयताकार लूप है, P Q R S, L लंबाई और B चौड़ाई का, L लंबाई और B चौड़ाई का कोई आयताकार लूप है P Q R S। ठीक है, तो अब ये असमान चुंबकीय क्षेत्र में है। तो सपोज करो मैंने माना इसकी जो PS भुजा है, यहां मैग्नेटिक फील्ड है, इसको मैंने मान लिया B1, और जो RS भुजा है यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है, देखो इसको मैं ऐसे बना दूं, इसको हम इस तरह बनाएं ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल आपको शो हो जाए। ये हो गया P Q R एंड S, EQRS। ओके, L इसकी लेंथ है और B इसकी क्या है, विड्थ है। L लंबाई और B चौड़ाई का कोई आयताकार लूप। तो मैंने माना इसकी जो PS भुजा है, इस वाले एरिया में इस तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना है, B1, और जो QR भुजा है
इस तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना है भाई, B2। तो यहां चुंबकीय क्षेत्र है B1 PS वाली साइड में, और QR वाली साइड में चुंबकीय क्षेत्र कितना है, B2 है। तो यह समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया कि यहां तो B1 है PS भुजा पर, और यहां कितना है, B2 है QR भुजा पर। ये चुंबकीय क्षेत्र लंबवत है, B1 और B2 दोनों भुजाओं के कैसे हैं, लंबवत है। ये लूप तल में है और ये दोनों क्षेत्र कैसे हैं, तल के लंबवत है। क्लियर, ओके। अब मान लो ये आयताकार लूप क्या करता है, गति करता है, नियत वेग से गति करेगा। सपोज करो ये v वेग से गति कर रहा है। कितने वेग से गति कर रहा है, v वेग से। तो v वेग से गति करेगा तो ये आगे बढ़ रहा है मान लो। तो अब यहां से तो देखो एरिया आगे हो जाएगा, क्रॉस होगा, और यहां से क्रॉस होगा। कहने का मतलब लूप, सपोज करो अब लूप की जो वर्तमान स्थिति है गति करने के बाद, मान लो उसने डेल्टा टी समय तक गति करी। लूप ने कितने समय तक गति करी, डेल्टा टी समय तक। तो मान लो लूप गति करने के बाद अब इसकी स्थिति थोड़ी बदलेगी, आगे जा रही है, दाहिनी तरफ गति कर रहा है, राइट साइड में हम गति मान रहे हैं। तो मान लो P पॉइंट यहां पे आ गया, P डैश मान लो उसे, S पॉइंट मान लो यहां आ गया, इसे मैंने S डैश मान लिया, और Q पॉइंट गति करके Q डैश पे पहुंच जाएगा, और R पॉइंट गति करके कहां पहुंच गया, R डैश पे पहुंच गया। इन्हें अब लूप की जो वर्तमान स्थिति है वो ये वाली हो गई, नई वाली स्थिति। P डैश S डैश, Q को Q डैश से मिला देता हूं, R को हमने R डैश से मिला दिया, और ये इस तरह हमने इसको मान लिया। तो अब जो हमारा नया लूप है वो है P डैश Q डैश R डैश S डैश। तो हमने माना ये जो लूप है वो गति कर रहा है, वो v वेग से गति करता है, तो डेल्टा टी समय अंतराल में। तो इतना सेक्शन, इतना क्रॉस सेक्शन, इतना क्षेत्रफल तो यहां से क्रॉस कर लेता है और यहां प्रवेश कर लेता है। ठीक है, तो अगर मान लो ये v वेग से गति कर रहा है, डेल्टा टी समय तक इसने गति करी, तो इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, v डेल्टा टी। दूरी मतलब 4 गुणा समय, तो दूरी कितनी तय करेगा, v डेल्टा टी। यानी P से P डैश और S से A डैश, या Q से Q डैश और R से R डैश तक पहुंचने में इसके द्वारा जो तय की गई दूरी होगी वो कितनी होगी, v डेल्टा टी। हम ये मान के चल रहे हैं जो हमारा लूप है वो डेल्टा टी समय तक गति करता है। हमारा लूप डेल्टा टी समय तक गति कर रहा है और v वेग से गति कर रहा है, तो इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी हो गई, v डेल्टा टी। यानी इसके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल क्या होगा, इसे पहले होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो अभी L इंटू क्या हो जाएगा, v डेल्टा टी। समझ रहे हो। तो ये जो एरिया है ये वाला जो एरिया है, इसको मैं अगर डेल्टा ए बोल दूं तो कितना होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी L इंटू v डेल्टा टी। तो इतना तो यहां से बाहर निकल रहा है, और अगर यहां भी हम इस तरह बना दें, देखो ये जो एरिया होगा डेल्टा ए इज इक्वल टू, ये भी कितना हो जाएगा, L इंटू वी डेल्टा टी। ठीक है, इतना एरिया कवर कर रहा है, इतना एरिया इसने यहां से तो बाहर निकल गया और यहां प्रवेश कर गया, L इंटू वी डेल्टा टी। तो डेल्टा टी समय में वो डेल्टा ए क्षेत्रफल क्रॉस करता है, तो ये तय किया गया क्षेत्रफल हो गया। तो अब देख रहे हैं कि जो हमारा लूप है वो B1 चुंबकीय क्षेत्र से तो बाहर निकल रहा है, इतना एरिया बाहर निकल गया, B1 से बाहर जा रहा है, और इतना B2 में प्रवेश कर रहा है, इतना एरिया B2 में क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। तो हमें पता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए क्या कंडीशन है, फैराडे के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल तभी उत्पन्न होगा जब फ्लक्स में क्या हो, परिवर्तन हो। तो आप देख रहे हैं यहां तो ये जो लूप है वो B1 क्षेत्र से बाहर निकल रहा है, यानी फ्लक्स में क्या होगी, कमी। आप क्षेत्र से बाहर जा रहे हो तो फ्लक्स में क्या होगी, कमी होगी। और यहां क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, लूप क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, यानी यहां फ्लक्स में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो फ्लक्स में हम नेट वृद्धि निकाल सकते हैं, यानी फ्लक्स में, इस लूप से परिबद्ध फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है, और इसी परिवर्तन के कारण ही यहां क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा यहां कितने फ्लक्स में कमी हुई, यहां कितने फ्लक्स में वृद्धि हुई, फिर हम नेट वृद्धि निकालेंगे और फिर उससे हम निकाल लेंगे अपना इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, ओके, चलो इसको ड्राइव करते हैं।
तो इसमें अगर हम कुछ लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि माना स्मॉल एल लंबाई व स्मॉल बी चौड़ाई का कोई आयताकार लूप है, कोई आयताकार लूप है, ठीक है, आयताकार लूप है। दिख रहा है आपको? स्मॉल एल लंबाई व स्मॉल बी चौड़ाई का कोई आयताकार लूप है। देखो, लूप की भुजा PS, लूप की भुजा PS, ये वाली भुजा PS और ये भुजा QR। लूप की भुजा PS व QR पर क्रमशः लंबवत चुंबकीय क्षेत्र, ये कैसे है? लंबवत, क्रमशः लंबवत चुंबकीय क्षेत्र क्या है भाई? B1 वेक्टर व B2 वेक्टर है, ठीक है। यानी इस वाली साइड तो B1 चुंबकीय क्षेत्र है और इस साइड B2 चुंबकीय क्षेत्र है, यानी चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग है। और वही हमारा टॉपिक है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होना चाहिए? असमान होना चाहिए। तो एक तरफ B1 है, दूसरा B2 है, एंड B1 डज नॉट इक्वल B2, B1 व B2 है, ठीक है। हम ऐसा मान लें कि माना जो लूप है वो V वेग से दाईं ओर, राइट साइड मोशन हो रहा है। माना लूप V वेग से दाईं ओर डेल्टा t समय तक गति करता है, डेल्टा t समय तक क्या करता है? गति करता है, ठीक है। तो ये जो लूप है वो V वेग से डेल्टा t समय तक क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अतः लूप द्वारा चली गई दूरी, अतः लूप द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? V डेल्टा t होगी। लूप द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? V डेल्टा t। तो हम निकाल सकते हैं, अतः लूप द्वारा डेल्टा t समय में तय किया गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्यों निकाल रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे फ्लक्स निकालना है। तो अतः लूप द्वारा डेल्टा t समय में, डेल्टा t समय में तय किया गया क्षेत्रफल, तय किया गया क्षेत्रफल ठीक है। उस समय बोल दो डेल्टा A। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है? L। चौड़ाई कितनी है? V डेल्टा t। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लूप द्वारा डेल्टा t समय में तय किया गया इतना क्षेत्रफल होगा डेल्टा A इज इक्वल टू L इंटू V डेल्टा t। अब इतना क्षेत्रफल यहां से तो बाहर निकल रहा है और यहां प्रवेश कर रहा है, तो हम देख सकते हैं, देखो चित्रानुसार ठीक है। इस वाले एरिया की बात करें, B1 चुंबकीय क्षेत्र में कितना फ्लक्स में कमी होती है? चित्रानुसार भुजा PS पर, यानी उस साइड की मैं बात कर रहा हूं, भुजा PS पर फ्लक्स में कमी, फ्लक्स में कमी। तो फ्लक्स में कमी सपोज करो मैं क्या मान लेता हूं? φ1। तो कितनी होगी भाई? B1 डेल्टा E। इतना फ्लक्स यहां से दूर जा रहा है, B1 चुंबकीय क्षेत्र है तो डेल्टा E क्रॉस हो रहा है, यहां से बाहर जा रहा है, तो फ्लक्स में कमी हो रही है, B1 डेल्टा A। इसका मतलब B1 और L V डेल्टा T, इक्वेशन नंबर 2। अब ये लूप यहां से B1 से तो बाहर निकल रहा है तो फ्लक्स में कमी हुई, लेकिन B2 में तो प्रवेश कर रहा है तो फ्लक्स में क्या होगी? वृद्धि, तथा
क्यूआर पर फ्लक्स में वृद्धि, क्यूआर पर क्या होगा, फ्लक्स में वृद्धि होगी। ठीक है, क्योंकि लूप इसमें प्रवेश कर रहा है, B2 क्षेत्र में जा रहा है। आप क्षेत्र में जाओगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, और आप क्षेत्र से दूर जाओगे तो फ्लक्स क्या होगा, घटेगा। तो फ्लक्स में वृद्धि क्या होगी, उससे सपोज करो मैंने क्या बोल दिया, φ2। तो φ2 क्या होगा, फाई बराबर बी ए होता है, तो B2 डेल्टा ए, तो B2 डेल्टा ए वही हमारे पास L इंटू बी डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर 3। तो हम देख रहे हैं जो PS वाला एरिया है उसमें इतने फ्लक्स में कमी हुई और इतनी क्या हुई, वृद्धि हुई। तो मैं ऐसा करता हूं, नेट वृद्धि निकाल लेता हूं। ठीक है, आते हैं फ्लक्स में, फ्लक्स में नेट वृद्धि, फ्लक्स में नेट वृद्धि, उसे मैं डेल्टा फाई मान लूं। डेल्टा फाई क्या होगा, φ2 माइनस φ1, वृद्धि में से कमी को घटा दो तो नेट वृद्धि आ जाएगी। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू φ2 माइनस φ1, तो दोनों की वैल्यू रखिए। तो यहां से डेल्टा फाई इज इक्वल टू, φ2 कितना है, अब देख रहे हैं B2L इंटू वी डेल्टा टी, माइनस φ1 कितना है, B1L इंटू वी डेल्टा टी। ठीक है भाई, तो यहां से हम इसको ड्राइव करते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, डेल्टा फाई की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, डायग्राम में समझ लिया है। देखिए डेल्टा फाई हमें क्या मिल रहा है, यहां से डेल्टा फाई इज इक्वल टू, देखो कॉमन आ रहा है कुछ, VL डेल्टा टी कॉमन आ रहा है, तो क्या हमें मिलेगा, ये मिल जाएगा B2 माइनस B1, और ये हो गया VL डेल्टा टी। डेल्टा फाई इज इक्वल टू B2 माइनस B1 इंटू VL डेल्टा टी। तो हमें तो विद्युत वाहक बल निकालना है, तो यहां से आप देख रहे हैं कि डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी को नीचे ले गया मैं, तो क्या आएगा B2 माइनस B1 इंटू VL। ठीक है, और इस इक्वेशन को मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 4। तो यह आ गया फ्लक्स में परिवर्तन की दर। अब फैराडे और लेंज के नियम से, फैराडे लेंज क्यों बोलते हैं, क्योंकि लेंज हमें दिशा बताता है। फैराडे में लेंज के नियम से जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा E इज इक्वल टू, प्रेरित विद्युत वाहक बल E की मैं बात करूं तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, फैराडे में लेंज के नियम से जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो फैराडे में लेंज के नियम से E इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो यहां से हम डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू रखें, तो बच्चों देखो E इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा B2 माइनस B1 इंटू VL। ठीक है, माइनस को मैं अंदर गुणा कर दूं तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B1 माइनस B2 इंटू VL। ये हो गया प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 5। E इज इक्वल टू B1 माइनस B2 इंटू VL। अब देख सकते हैं एक साइड B1 था, दूसरी साइड B2 था, V वेग से गति कर रहा है, L लंबाई का लूप। तो असमान चुंबकीय क्षेत्र में ही कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, E इज इक्वल टू B1 माइनस B2 इंटू VL। अब देख रहे हैं अगर मान लो समान चुंबकीय क्षेत्र होता, यानी B1 बराबर क्या होता, B2 होता, तो इसकी वैल्यू क्या होती, 0। तो अगर समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करे तो क्या होगा, देखो यदि B1 इज इक्वल टू क्या हो, B2 हो, यदि B1 इज इक्वल टू क्या हो भाई, B2 हो, दोनों बराबर हो, तो समीकरण 5 से यदि B1 इज इक्वल टू B2 हो तो समीकरण नंबर 5 से क्या होगा, E इज इक्वल टू, देखो B1 इज इक्वल टू B2,
यानी क्या हो जाएगा ये 0। इक्वेशन नंबर 6, यानी दोनों क्षेत्र बराबर है दोनों साइड, तो कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। तो क्लियर है कि अगर हमारा जो लूप है वो असमान चुंबकीय क्षेत्र में ही गति करेगा तो ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। तो क्या फॉर्मूला हमें याद रखना है, E इज इक्वल टू B1 माइनस B2 इंटू VL। ठीक है, हम धारा भी निकाल सकते हैं, ओम के नियम से हम धारा भी निकाल सकते हैं। देखिए अब हम करंट की बात करें, देखो ओम के नियम से प्रेरित धारा ओम के नियम से प्रेरित धारा का मतलब I इज इक्वल टू E अपॉन आर। ठीक है, E हमारा क्या है, वोल्टेज है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है, तो I इज इक्वल टू E अपॉन आर। तो I इज इक्वल टू E की वैल्यू पुट कर दो आप कि B1 माइनस B2 इंटू VL अपॉन आर। ये हो गई प्रेरित धारा, दिस इज इक्वेशन नंबर 7। तो I इज इक्वल टू B1 माइनस B2 इंटू VL अपॉन आर। B1 माइनस B2 इंटू VL अपॉन आर, यह है प्रेरित धारा का फॉर्मूला, और यह है B1 माइनस B2 इंटू VL, यह है प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला। और यहां भी आप देख सकते हैं कि अगर B1 बराबर B2 हो, यदि B1 इज इक्वल टू B2 हो, तो यहां भी जो प्रेरित धारा का फॉर्मूला है या प्रेरित धारा की वैल्यू है वो क्या होगी, 0। इक्वेशन नंबर 8। समझ गए? तो अगर मानो समान चुंबकीय क्षेत्र होगा तो ना तो कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और ना ही कोई प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो असमान चुंबकीय क्षेत्र में ही जब लूप गति करता है तो ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, B1 माइनस B2 इंटू VL, और करंट के लिए हम इसमें रेसिस्टेंस जो प्रतिरोध है परिपथ का या लूप का उसका हमने भाग दे दिया, तो B1 माइनस B2 VL अपॉन कैपिटल R। तो यह असमान चुंबकीय क्षेत्र में किसी लूप की गति के कारण हमने प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा का फॉर्मूला डिराइव किया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।